गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नए सेशन को, जो कि है नीट 2021 के स्टूडेंट्स के लिए। ये सेशन मैं दोनों ही मीडियम के लिए तैयार कर रही हूँ, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। ये जो आज का जो लेक्चर है ये हिंदी में होगा। अभी का जो लेक्चर है, ये जो क्लास चलेगी वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए। टारगेट बहुत बड़ा है। हमने नीट में बायोलॉजी में अपना वर्डन इतना कम कर लेना है कि हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री का वर्डन कम कर पाएँ। मतलब हम बायोलॉजी में हमने इतना अच्छा स्कोर देना है, तो उसके लिए हम तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी भी दिन आपने क्लास मिस नहीं करनी है। संडे को अगर हुआ तो मैं क्लास लूँगी, वरना हम संडे को क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे। जो भी हमने हफ्ते भर पढ़ा है उसका क्या क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको कम्युनिटी टैब पर बता दिया करूँगी। आपको पोस्ट मिल जाएगी अगर संडे को क्लास होगी या फिर क्वेश्चन की क्लास होगी। इसमें देखिए हम क्या, इस सेशन में हम क्या शुरू कर रहे हैं। हम साथ साथ आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस चलाएंगे। साथ साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ चलाएंगे नीट के लिए, जो कि मुझे लगता है कि उससे बाहर क्वेश्चन फ्रेम करना इम्पॉसिबल सी बात है। आपके जो क्वेश्चन आपको नीट में देखने मिलेंगे उसी से होंगे। और मैं ट्राई करूँगी आपकी एनसीईआरटी को तो मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी ही, लेकिन मैं ट्राई करूँगी साथ साथ जो एनसीईआरटी के बाहर मैक्सिमम चीज़ें हैं उनको बिना पढ़ाए आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूँ, जो आपको याद रहे। भले ही एक दो बार गलत भी करेंगे तो वो चीज़ कोई बात नहीं है, बट वो आपको याद रह जाएगी अगर वो गलत करते हैं आप तो। देखिए ये था हमारा प्लान। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसकी शर्तें हैं। आपने डेली क्लास में एक्टिव रहना है, मतलब जो मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूँ आपने मुझे आंसर देना है, अपनी प्रेजेंट डेली देनी है। आप एक्टिव रहेंगे तो हम भी एक्टिव रहेंगे, हम भी मोटिवेट रहेंगे। आप अगर पढ़ने आएंगे तो हमें पढ़ाने का मन भी करेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपने बच्चों को इस सेशन में जोड़ना है अपने साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, आपको इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये आपको जब कोर्स ख़त्म होगा या आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तब आपको खुद क्लियर हो जाएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करिए और प्रेजेंट रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट रहें और डेली क्लासेस लें। सिलेबस बहुत बड़ा है तो इसलिए अगर हम डेली क्लास लेंगे तभी वो जाके सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा नीट के एग्ज़ाम तक। नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा 2021 में वो 2 मई को होगा, तो इसलिए हमें अभी से तैयारी करना ज़रूरी है। और मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है अपनी नीट के लिए, वो आपने देखना है जाके। उसी तरीके से मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको वो बताने नहीं बैठी हूँ कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। वो जाके वीडियो को देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपने क्या करना है। चलिए फिर पेन, कॉपी, एनसीईआरटी, हाइलाइटर साथ में लेके बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें देखिए हम आज शुरू करेंगे। ये है हमारी एनसीईआरटी जो है उसकी फर्स्ट यूनिट है, पहली इकाई है, जिसके अंदर 4 चैप्टर को शामिल किया गया है। उसमें है सजीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। अगर हम इसका स्कोप देखें कि मतलब क्या वेटेज है हमारा नीट के अंदर इस यूनिट का, कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो हम अगर एक एवरेज देखें तो यहाँ पर 6 से लेके 17 तक MCQs आपके पूछे जाते हैं नीट एग्ज़ाम के अंदर। तो इम्पोर्टेंट यूनिट है। पहली यूनिट है जीव जगत में विविधता। तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कम से कम 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17, जिसमें से हम इसको अगर हटा देते हैं प्राणी जगत को, ये जूलॉजी का चैप्टर हो जाता है। इन तीनों से ही इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी यूनिट। आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर देखेंगे वो हमारा चैप्टर होगा जीव जगत, जो कि है ये फर्स्ट चैप्टर जीव जगत। तो क्वेश्चन के वेटेज को देख के आपको पता चल रहा होगा कि चैप्टर का या फिर यूनिट की क्या वैल्यू है। इसके फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर 4 चैप्टर को शामिल किया है आपकी एनसीईआरटी ने। ये एनसीईआरटी है आपकी जीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण एंड वनस्पति जगत और प्राणी जगत, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे जीव जगत को। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, हम जीव जगत को पढ़ने वाले हैं, तो जीव जगत को पढ़ने से पहले हम जीव विज्ञान को देख लेते हैं कि आखिर जीव विज्ञान क्या है। ये जो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो क्या है। देखिए जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान कहते हैं।
जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपने लिखना है, इसको नोट करना है, जो मैं बता रही हूँ उसको नोट कीजिए। देखिए जीव विज्ञान जो है ये कोई नया विज्ञान नहीं है, ये बहुत पहले से है। तो अगर हम देखें कि जीव विज्ञान का हम पिता किसे कहते हैं, किसको हम जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के पिता कहते हैं, तो वो हैं हमारे अरस्तु। अरस्तु को हम जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। ये रहे हमारे जीव विज्ञान के पिता, और इनको ही हम जंतु विज्ञान के पिता कहते हैं। तो दोनों आपने याद रखना है, क्वेश्चन के फॉर्म में सीधे ऐसे ही पूछा गया है, कौन जीव विज्ञान के पिता है और कौन जंतु विज्ञान के। तो दोनों कौन है, अरस्तु। दूसरा अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो है हमारा वनस्पति विज्ञान के पिता। तो वो कौन है, थियोफ्रेस्टस जो है वो हमारे वनस्पति विज्ञान के पिता हैं। ये भी आपने याद रखना है, थियोफ्रेस्टस। ये क्या है, हमारे वनस्पति विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के जगत। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? आपको पता हो तो बताइए, मैं कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करी क्योंकि मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करिए, बाकी मैं आगे आपको भी बता दूंगी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता हम किसको कहते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। कि जीव विज्ञान हमें पता चल गया। जीव विज्ञान क्या है, मतलब जीवों का, लिविंग फॉर्म्स का, जीवित चीज़ें जो होती हैं उनका अध्ययन जिस शाखा में करते हैं विज्ञान की, उसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। चलिए आपके एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं अब हम। देखिए ये रहा आपके एनसीईआरटी में, जब आप सभी सजीव जगत चैप्टर को जब ओपन करते हैं तब दे रखा है आपका अर्न्स्ट मेयर के बारे में। एक वैज्ञानिक है अर्न्स्ट मेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता क्या बना है, मतलब पहले मेडिकल एंट्रेंस में आ चुका है, तो आपने ध्यान रखना है। देखिए अर्न्स्ट मेयर के बारे में, इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में, कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। ये चीज़ इनके बारे में ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, आपने देखिए बुक को हाईलाइट कीजिए या फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। इन्हें जो है 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। इन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। तीसरी बात जो इसमें याद रखनी है वो ये रही सबसे इम्पोर्टेंट। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गी की परिभाषा दी। इन्होंने क्या दिया था, जाति की परिभाषा दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि दो जीव परस्पर तभी जनन कर सकते हैं जब वो एक ही जाति के होंगे। मतलब एक ही जाति के जीव परस्पर जनन कर सकते हैं, तो अलग अलग जातियों के जीव आपस में जनन नहीं कर सकते हैं, उनके बीच में एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। इन्होंने ऐसा बोला था। अगर मान लेते हैं किसी कारणवश अगर वो जनन कर भी लेते हैं, तो जो संतान उत्पन्न होगी वो जनन करने में असक्षम होगी, ये इन्होंने कहा था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है कि इनको 20वीं सदी का डार्विन कहते थे। फर्स्ट चीज़ आपने जो नहीं भूलनी है, किसको, अर्न्स्ट मेयर को। और उन्होंने क्या दी थी, जाति की स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति की वर्ग की परिभाषा दी थी। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। और वो क्या थी, वो हम जब हम आगे जाएंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आप कोई MCQ बुक सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होगा, तो घबराना नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है कुछ भी। तो वो ऐसे इन चीज़ों को भी ध्यान में रख के वो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, या वो आए होते हैं तो उधर ही डाल देते हैं उनको, तो उसके लिए आपने घबराना नहीं है। तो इन चीज़ों को अपनी बुक में हाईलाइट कर लीजिए या फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये थी अर्न्स्ट मेयर के बारे में। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब बारी आती है कि जीव क्या है, हम किसको जीव कहेंगे, मतलब किसको जीवित कहेंगे। कुछ तो ऐसे लक्षण होंगे जो जीवित को अजीवित से अलग करते होंगे। जीव है क्या, हम किन लक्षणों के आधार पर कह सकते हैं कि ये जीव है और ये जीव नहीं है। तो उन लक्षणों को एक लिस्ट मैंने तैयार की है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लक्षण देखें कि किन लक्षणों के आधार पर हम किसी को जीव कहेंगे, तो वो लक्षण रहे ये। फर्स्ट है वृद्धि, ग्रोथ, जनन, रिप्रोडक्शन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, संवेदनशीलता, कॉन्शियसनेस। ये हैं आपके लक्षण जो कि एक जीव में देखे जाते हैं। अब देखिए इनमें से जो ये दो हैं स्टार्टिंग में, वृद्धि और जनन, ये दो जो हैं इनको हम निश्चित लक्षण नहीं कहते हैं। निश्चित लक्षण नहीं है, ये दो जो हैं निश्चित लक्षण नहीं है। निश्चित लक्षण क्यों नहीं है ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन ये जो बाद में 3 दे रखे हैं, जो है उपापचय, संगठन, संवेदनशीलता, ये क्या है, ये तीनों हैं हमारे निश्चित लक्षण। इनको हम डिफाइनिंग
प्रॉपर्टीज निश्चित लक्षण कहते हैं। अच्छा, अब समझ में आता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि निश्चित का मतलब क्या हुआ। निश्चित और अनिश्चित ये क्या हुआ। लक्षण तो है, सभी जीव वृद्धि करते हैं, सभी जीव जनन करते हैं, सभी नहीं मतलब जीव जनन करते हैं, जीव वृद्धि करते हैं, उपापचय, कोशिकीय संगठन। तो ये जो दो जो हैं ये निश्चित लक्षण क्यों नहीं है। देखिए, निश्चित लक्षण उसको बोलेंगे जिसका कोई भी अपवाद ना हो। हम बायोलॉजी को देखते हैं, जो जीव विज्ञान जो है वो एक अपवाद का विज्ञान है। मतलब कोई डेफिनेशन हम देते हैं, हम मान ले सेल थ्योरी को दे दें, कोशिका सिद्धांत जो है उसको देखें कि कोशिका सिद्धांत है, इसने दिया, ऐसा हुआ, इसमें ये था, ये इसका अपवाद है, मतलब ये इसको फॉलो नहीं करता है। तो मतलब जिसका कोई अपवाद ना हो, कोई भी अपवाद ना हो, तो उसको हम निश्चित लक्षण बोलते हैं। वो हमारा क्या है, उपापचय हो गया, कोशिकीय संगठन हो गया, संवेदनशीलता हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर उपापचय है, कोई जीव उपापचय कर रहा है, कोई उपापचय कर रहा है, तो वो निश्चित ही जीवित है, लिविंग है वो। अगर किसी में कोशिकीय संगठन है तो वो निश्चित ही लिविंग है। अगर वो संवेदनशीलता दर्शाता है तो वो निश्चित ही लिविंग है। लेकिन अगर वो वृद्धि करता है तो वो हो सकता है लिविंग है, जीवित है या आजीवित है, सजीव है या निर्जीव है। वो जनन करता है। जनन का एक अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, वो मैं अभी हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे तो बता देंगे। लेकिन हम जनन ऐसा नहीं, कोई भी नॉन लिविंग चीज़ जो है वो भी जनन नहीं कर सकती। जो आज सजीव, वो निर्जीव जो होते हैं वो जनन नहीं कर सकते। बट जनन का जो है अपवाद देखा गया है भी। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले वृद्धि को देखेंगे, जनन को देखेंगे, उपापचय, कोशिकीय संगठन, संवेदनशीलता। आपने यहाँ पर जो ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि सीधे से क्वेश्चन है कौन उसकी निश्चित लक्षण है और कौन निश्चित लक्षण नहीं है। लक्षण सभी हैं लेकिन निश्चित लक्षण की बात हो रही है। तो जनन और वृद्धि जो है वो निश्चित लक्षण नहीं है, जबकि उपापचय, कोशिकीय संगठन और संवेदनशीलता निश्चित लक्षण है। सीधा क्वेश्चन है, सीधा MCQ है, तो आपने ऐसे ही ध्यान रखना है। अब हम जब वन बाय वन पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे वृद्धि क्या है और जनन क्या है। चलिए फिर देखते हैं आपके NCERT के साथ कि वृद्धि क्या है और जनन क्या है। देखिए, वृद्धि क्या है। सभी जीव जो हैं, सजीव जो होते हैं, सभी जीव जो हैं वो ग्रोथ करते हैं। अब ग्रोथ है क्या, वृद्धि है क्या। जीवों के भार में वृद्धि होना, ये दोनों, जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, मतलब उनके भार में वृद्धि हो रही है, उनके मास में वृद्धि हो रही है और उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ये दोनों द्विगामी लक्षण हैं वृद्धि के। अब देखिए, कोई जीव वृद्धि कर रहा है तो उसका क्या होगा, उसके भार में वृद्धि होगी और उसकी संख्या में वृद्धि होगी। इसको हम वृद्धि कहते हैं। अगर उसका भार बढ़ रहा है और उसकी संख्या बढ़ रही है, उसका नंबर बढ़ रहा है, तो उसको वृद्धि माना जाएगा। ये दोनों वृद्धि के द्विगामी अभिलक्षण हैं। अब देखिए, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। पर हम अभी इसको देखिए, समझ लेते हैं। एक चीज़ देखिए, समझिए, जो वृद्धि होती है अगर सजीवों में उसको देखेंगे तो सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक होती है। वृद्धि दो प्रकार से होती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक वृद्धि जो होती है वो शरीर के अंदर से होगी, बाहरी जो होगी वो शरीर के बाहर से होगी। तो सजीवों में जो वृद्धि होती है वो शरीर के अंदर से होती है, मतलब उनके भार में वृद्धि होगी और उनकी संख्या में वृद्धि का मतलब हम एक कोशिकीय जीवों की बात कर रहे हैं। एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। अभी हम इसको आगे देखेंगे कि हमने एक कोशिकीय को यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों लिखा। तो एक कोशिकीय और जो बहुकोशिकीय होंगे उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी और क्या होगा, भार में आंतरिक। तो देखिए, आंतरिक वृद्धि जो होती है वो सजीवों का लक्षण है और ये क्या होती है, ये अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। एक बार वृद्धि हो गई तो ऐसा नहीं है उसको बदला जा सके। जबकि जो बाहरी वृद्धि होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है और बाहर की तरफ से होती है। जैसे देखिए, जीवों की, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि की जीवों को एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों के यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनकी विवेचना करके यह समझना चाहिए कि जीव तंत्र के लक्षण है।
देखिए इसीलिए क्योंकि निर्जीवों में जो होती है बाहरी वृद्धि होती है, तो इसीलिए ही हम एक निश्चित लक्षण नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाए क्या वृद्धि निश्चित लक्षण है, तब आपका आंसर नहीं होगा, मतलब वृद्धि निश्चित लक्षण नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के इंटरेस्टिंग करके पूछा जाए कि आंतरिक वृद्धि सजीवों का निश्चित लक्षण है, तो हाँ, आंतरिक वृद्धि जो होती है वो सजीवों का निश्चित लक्षण है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो सजीवों में होती है वो सिर्फ आंतरिक वृद्धि होती है, जबकि जो निर्जीवों में होती है वो बाहरी वृद्धि होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये चीज़ एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए वृद्धि जो है वो क्या है, हमने अभी देखा कि दो प्रकार की होती है, बाहरी होती है और आंतरिक होती है। आंतरिक वृद्धि शरीर के अंदर से होती है और अनुत्क्रमणीय होती है, जबकि बाहरी वृद्धि जो होती है वो शरीर के बाहर से होती है और उत्क्रमणीय होती है। और जो आपकी आंतरिक वृद्धि है वो सजीव को निश्चित लक्षण है। लेकिन अगर स्पेसिफिक करके नहीं दिया जाए आंतरिक या बाहरी, तो ध्यान रखना है कि जो वृद्धि होती है वो निश्चित लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका अपवाद है, इसीलिए हम इसको निश्चित लक्षण नहीं बोलते हैं। अब देखिए एक कोशिकीय जीवों की अगर हम बात करें तो एक कोशिकीय जीवों में क्या है, वो क्या करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, उसको ही तो हम वृद्धि बोल रहे हैं। अभी आगे देखिए हम इसको रिप्रोडक्शन से कैसे कनेक्ट करते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनके अंदर वृद्धि और जनन जो होते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं, मतलब एक ही हैं, उनको एक ही कहा जा सकता है। क्योंकि हमने अभी देखा कि वृद्धि कैसे होती है, या तो भार बढ़ेगा या फिर संख्या बढ़ेगी। और जो हमारे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी क्या होता है, उनका संख्या बढ़ती है। तो ये दोनों एक ही चीज़ माने जाते हैं। एक कोशिकीय के लिए बात कर रही हूँ मैं, द्विकोशिकीय बहुकोशिकीय के लिए बात नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। हमें पता चल गया वृद्धि क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसको निश्चित लक्षण क्यों नहीं कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका अपवाद है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे जो हमने देखा था वो क्या है, जनन, रिप्रोडक्शन। देखिए अब जनन क्या है, जनन को अगर हम समझें तो देखिए जनन जो है इस प्रकार के सभी जीवों का, मतलब अगर हम कहें जनन जो है सभी जीवों का अभिलक्षण है, लेकिन एक निश्चित लक्षण नहीं है। जनन क्या है, जनन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो ये हम जीवन आज देख रहे हैं, हम हैं, आप हैं, या पेड़ पौधे, जो हम अपने आसपास के वातावरण में, आसपास की दुनिया में जो भी सजीव जगत को देख रहे हैं, अगर वो आज है तो वो किसकी वजह से है, वो जनन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो इसको लगातार बनाए हुए है। अगर हम देखें कि एक आम का पेड़ आज से हम 200, 250, 300, 400 वर्ष पहले देखें तो आम का पेड़ था, और आज भी होते हैं आम। तो वो क्यों है, मतलब वो पेड़ तो नहीं होगा, हो सकता है वो पेड़ हो या ख़त्म हो गया हो, तो वो पेड़ नहीं होगा। तो मतलब ऐसी कौन सी क्रिया है जो इसको बनाए रखी है, तो वो क्या है, जनन है। अब जनन देखिए दो प्रकार से होता है। जनन अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, आपका युग्मकों का संलयन नहीं होता है, युग्मकों का बनना नहीं, युग्मक नहीं बनते हैं। जबकि लैंगिक जनन जो होता है उसमें युग्मकों का संलयन होता है, युग्मक बनते हैं, युग्मकों का संलयन होता है, निषेचन होता है। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है, अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर ना ही युग्मक बनेंगे, ना ही युग्मकों का संलयन होगा, ना ही निषेचन होगा। ये जब हम जनन पढ़ेंगे, जनन जीवों में जनन पढ़ेंगे आगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक के भी टाइप होते हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनन जो है, जनन क्या है वास्तव में, जनन हम कब बोलेंगे। देखिए या तो जीव अपनी प्रोजेनी को बनाता हो, या तो जीव अपनी प्रोजेनी को बनाता हो, वो होगा जनन, मतलब अपनी जैसे संततियाँ उत्पन्न करता हो, वो होगा जनन। या अपनी संख्या बढ़ा रहा हो, वो जनन होगा। जैसे कि हम बात करें एक कोशिकीय जीवों की, एक कोशिकीय जीवों में अभी मैंने आपको बताया था कि जनन और वृद्धि जो होते हैं वो आपस में संबंधित, मतलब एक ही होते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक कोशिकीय जीव होते हैं। अभी हम वृद्धि हमने देखी कि वृद्धि क्या होती है, मतलब या तो भार बढ़ रहा होगा या फिर संख्या बढ़ रही होगी। यहाँ पर एक कोशिकीय जीवों के लिए भी वही है कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें वृद्धि जो होती है वो नंबर बढ़ाती है, और उनमें जो जनन होता है वो उसमें भी उनकी संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर जनन वो हो गया। जनन मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता है, अलैंगिक होता है और लैंगिक होता है। अलैंगिक में क्या देखा हमने, अलैंगिक में हमारा देखना एक पेरेंटल होता है, मतलब एक ही उसमें जीव शामिल होता है। दूसरा, उसमें कोई भी युग्मक नहीं बनते हैं।
तीसरा उसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। बाई चांस अगर युग्मक बन भी जाएँ तो उनमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है, उनमें निषेचन नहीं होता है। जबकि अलैंगिक जनन जो होते हैं वहाँ पर 2 जीव हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन लिंग अलग अलग होते हैं और वहाँ पर युग्मक बनते हैं, युग्मकों का संलयन होता है और वहाँ पर निषेचन भी होता है। ये लैंगिक जनन के लक्षण हैं। ये जब हम आगे पढ़ेंगे, 12th क्लास का आपका चैप्टर है फर्स्ट, वहाँ पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सजीवों के लक्षण क्या होंगे जिनके आधार पर हम किसी को सजीव कहें और निर्जीव कहें। तो हमने फर्स्ट देखा था वृद्धि सजीवों का अभिलक्षण है बट वो निश्चित लक्षण नहीं है। दूसरा हम बात कर रहे हैं जनन सजीवों का अभिलक्षण है लेकिन वो निश्चित लक्षण नहीं है। निश्चित लक्षण क्यों नहीं है, अभी तक मैंने आपको तो कोई अपवाद नहीं बताया, लेकिन देखिए अभी मैंने आपको जनन के 2 टाइप बताए, उसमें भी हम आगे पढ़ेंगे कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें टाइप होते हैं। ये सब जो आपको इसमें एग्जाम्पल दिखेंगे ये वहीं कवर हो जाएंगे, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब की यीस्ट मुकुलन क्या होता है, यीस्ट में कैसे होता है, प्लेनेरिया क्या है, ये पुनर्जनन क्या है, सब मतलब आपको समझ आ जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक, ये उसी के टाइप है। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब आपको मैं जनन पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। अभी आपने फोकस इस बात पर करना है कि जनन जो है वो कैसे जो है क्या है, जनन की प्रक्रिया मैंने आपको बताई क्या है और वो कैसे निश्चित लक्षण नहीं है। देखिए कुछ जीव होते हैं, अगर हम कहें कि वो कौन से जीव होते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। देखिए सबसे पहले तो ये लाइन अब तक हमने देखा कि एक कोश के जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों के सुस्पष्ट नहीं है, मतलब वो एक ही हैं, ये माना गया है। और देखिए लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे खच्चर, बंधे कामगार, मधुमक्खी, मानव युगल, मतलब कुछ स्टेराइल ह्यूमन कपल होते हैं, कुछ स्टेराइल ह्यूमन कपल होते हैं जो अपनी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। और जो वर्कर बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, और जो खच्चर जो होता है, म्यूल जो होता है, अभी जो मैंने आपको उसकी जाति की अवधारणा बताई थी कि वो किसने दी थी, अर्नस्ट मेयर ने दी थी, तो मैंने आपको बताई थी। तो उसमें कहा गया था कि अगर किसी कारणवश ऐसा हो भी जाए कि तो अलग अलग जातियाँ आपस में जनन कर लें तो वो जो संतान उत्पन्न होगी वो स्टेराइल होगी। तो ये खच्चर जो है ये ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन से बना होता है, तो ये जनन नहीं करता है। तो जनन क्यों नहीं है निश्चित लक्षण, क्योंकि इसका भी अपवाद है। ये 2 हमने अपवाद के देखे, हमने देखा था जब हम देखिए हमने देखा था ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो हैं हमारे निश्चित लक्षण नहीं हैं और ये तीनों हमारे निश्चित लक्षण हैं। आज हमने इन दोनों को कवर किया है। हमारी नेक्स्ट क्लास में इन तीनों को आगे लेकर बढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों देखिए पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़िए और रोज़ प्रेजेंट रहिए। कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी है। जब एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्ट होता है, जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से फॉलो कीजिए, सारे इंस्ट्रक्शन जो भी आपको दिए जाएँ उनको फॉलो कीजिए। अच्छा रिजल्ट आएगा, देखना अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने कहा अच्छा रिजल्ट आएगा तो मतलब आएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।